आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, यानी आरओआर के बारे में हम स्टडी कर चुके थे। जो हमने वो आरओआर निकाला था, यानी रेट ऑफ रिएक्शन हमने जो फाइंड आउट किया था, उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कि ये क्या होता है। इट इज द, या इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, रेट ऑफ change of concentration of reactant at any instant of time is called instantaneous रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि ऐसी रिएक्शन स्टूडेंट जो किसी भी पार्टिकुलर टाइम पर, यानी किसी पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर हमारी रिएक्शन कितनी हो चुकी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि अगर हम लेट अस कंसीडर, इसको एक्सप्रेस किस प्रकार से किया जा सकता है, इसको एक्सप्रेस करते हैं कि लेट अस कंसीडर दैट, यानी चेंज इन टाइम इंटरवल हम कितना कंसीडर करते हैं, दैट इज अप्रोचेस टू जीरो। अगर हम जीरो कंसीडर करते हैं तो आर इंस्टेंट, यानी इंस्टेंट रेट हमारी क्या आ जाएगी एक प्रकार से, उस केस में हमारी होगी दैट इज डी आर बाई डी टी। ये हमारे किसके केस में है? इट इज द केस ऑफ रिएक्टेंट, माइनस का साइन आएगा रिएक्टेंट के केस में। प्रोडक्ट के केस में क्या आ जाएगा? दैट इज डी पी बाई डी टी। ये हमारे इन केस ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? एट एनी इंस्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हम किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। एक चीज आप सभी स्टूडेंट को ध्यान रखनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये नोट आप स्पेशली डाल लें, यहां तक आपने लिख लिया होगा। हमने यहाँ पे क्या किया? माइनस साइन यूज किया है। बट माइनस साइन यूज करने का मतलब ये नहीं कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो नेगेटिव हो गया। यानी रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव काउंट नहीं किया जाता, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ, रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट अगर क्लियरली बोलते हैं तो हम उसको नेगेटिव बोल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं तो उसको पॉजिटिव बोल सकते हैं। लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन ही बोलते हैं, बस इतना ही बोला जाता है, तो वो ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी कि आप नोट में लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव if we take a rate of reaction of reactant, then -1 will be multiplied to get the rate of रिएक्शन। तो अगर हमें ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है और रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है, तो हम उसके साथ क्या कर देंगे स्टूडेंट? -1 की मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जब भी हमें लिखना होता, ओवरऑल अगर हमें लिखना, तो वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर रिएक्टेंट के केस में वो नेगेटिव होता है, अगर उससे ही ओवरऑल हमें लिखना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, चलिए उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है स्टूडेंट ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की पूरी रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो वो किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं?
व्हेन सेवरल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर टेकन, जब हम क्या करते हैं, व्हेन सेवरल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स आर टेकन, जब हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, अब तक तो हमने एक एक रिएक्टेंट और एक एक प्रोडक्ट के बारे में ही हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट की थी, लेकिन अगर हम क्या कर देते हैं, बहुत सारे रिएक्टेंट ले लेते हैं, बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट हैं, तो इंडिविजुअल रेट डिपेंड्स अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, हेंस इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट is depend upon stoichiometric coefficient of reactants, यानी कि उनके साथ जो भी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे लगे हुए होंगे उन्हीं पे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगी, डिपेंड करेगी। अब इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एक सिंपल उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, a प्लस 2b दैट प्रोड्यूसेस 3c प्लस 4d, ठीक है। ये हमारी एक सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन, हमने एक रिएक्शन है वो रिप्रेजेंट कर ली है। तो यहां पे आप चीज एक समझ सकते हैं स्टूडेंट कि यहां पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसकी है, ए की है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसकी है, बी की है, रेट ऑफ अपीयरेंस किसकी है, सी की है, और रेट ऑफ अपीयरेंस किसकी है, डी की है। दीज आर द पॉइंट्स वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। ये हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कौन से पॉइंट हमारे रेट ऑफ अपीयरेंस को शो करते हैं। रिएक्टेंट हमेशा रेट ऑफ अपीयरेंस को शो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को शो करेंगे, और प्रोडक्ट हमारे हमेशा रेट ऑफ अपीयरेंस को शो करेंगे। ये हमारे साइन कन्वेंशन हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हमारे पॉइंट है वो मेंशन किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए और बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, जो बी की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब ये चीज आपको समझनी है और अच्छे से समझना है कि जितने टाइम में स्टूडेंट ए का एक मॉलिक्यूल टूटता है उतने ही समय में बी के 2 मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, ठीक है। यानी कि बी की रेट क्या है, डबल है, यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, यानी ए से 2 गुनी स्पीड से वो टूट रहा है, ठीक है। ये यहां से हमें एक डाटा पता चल गया। अगर हम बात करते हैं इसी रिएक्शन से, यानी कि अगर इसी रिएक्शन से हम जानने की कोशिश करते हैं इन केस ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, कि सी कितना बन रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं सी की रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी की, तो वो क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, यानी डिसअपीयरेंस ऑफ ए, यानी कि अगर देखा जाए कि ए के मॉलिक्यूल जितने टूट रहे हैं सी के मॉलिक्यूल से 3 गुना बन रहे हैं। ये बात आप क्लियरली सिंपल आइडिया लगा सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल जब टूटता है तो उतने ही टाइम में हमारे सी के 3 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, कि सी जितना आता है जितने 3 गुना, जब किसका क्या हो जाता है, डिसअपीयरेंस हो जाता है हमारा ए का। ये क्लियरली हमें डाटा मिल गया। अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी के केस में, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ
ए, यानी कि ए का ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स से हो जाएगा। तो यहां से हमें एक चीज क्लियरली पता चल रही है कि जो ए है, बी है, सी है और डी है, इनमें जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ये उनके कुछ एक कंपाउंड है उसी टाइम में वो कम टूट रहा होता है, एक कंपाउंड है उसी टाइम पे वो 2 गुना टूट रहा होता है, एक कंपाउंड है उसी टाइम में वो 3 गुना बन रहा होता है, एक कंपाउंड है वो उसी टाइम पे 4 गुना बन रहा होता है। तो यानी कि ये किस बात पे डिपेंड करते जा रहे हैं, स्टोक्योमेट्रिक के कोफिशिएंट पे डिपेंड करते जा रहे हैं। तो अगर हम ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, वी डिवाइड बाय द स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ईच इंडिविजुअल। अगर हमें यहां पे क्या करना है, टू डिफाइन ए यूनिक रेट ऑफ यूनिक वैल्यू फॉर ओवरऑल रिएक्शन, टू डिफाइन ओवरऑल रेट ऑफ reaction, then we have to divide each component of reaction by stoichiometric कोफिशिएंट। जो भी हमारे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हैं उनसे अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, एंड इक्वेट देयर साइन, और क्या कर देंगे साथ में एंड इक्वेट, यानी कि इनके साइनों को भी बदल देंगे, इक्वेट देयर साइन। तो हमारा क्या आ जाएगा, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हम आसानी से प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो अभी चलिए लिखते हैं रिएक्शन को, कि जो हमारी रिएक्शन थी उस रिएक्शन को आपको याद है, उस रिएक्शन में हम क्या कर देते हैं, सभी को डिवाइड कर देते हैं उनके कोफिशिएंट से। तो हमारी अगर एक बार फिर से उस रिएक्शन को देखते हैं तो वो रिएक्शन हमारी क्या थी, दैट इज A प्लस 2B दैट प्रोड्यूसेस 3C प्लस 4D। तो देखो यहाँ पे A का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या 1 है, तो अगर हम रेट ऑफ ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T दैट इज इक्वल टू, यानी कि ये किसके इक्वल टू हो रहा है, दैट इज इक्वल टू -1/2, यानी कि स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, तो इससे 2 से ही डिवाइड कर देंगे, दैट इज डेल्टा B बाई डेल्टा T हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट के केस में, तो प्रोडक्ट के केस में सिंबल पॉजिटिव का आएगा और हमारा क्या हो जाएगा 1/3, यानी जितना स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उसी से हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। 3 है तो 3 से डिवाइड किया, दैट इज डेल्टा C बाई डेल्टा T दैट इज इक्वल टू, ये सारे इक्वल टू हैं, ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको, दैट इज इक्वल टू 1/4, यानी 4 स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट था तो 4 से डिवाइड करेंगे, डेल्टा D बाई डेल्टा T। ये हमारी क्या हो गई है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो चलिए अगर हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन की, तो ये हम ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकाल चुके हैं। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ये फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक रिएक्शन की रेट को कौन कौन से फैक्टर हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन भी क्या करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर देती है। सेकंड फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, दैट इज द फर्स्ट वन फैक्टर। सेकंड फैक्टर की अगर हम बात करेंगे, दैट इज टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर हमारा क्या होगा, टेम्परेचर भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। और तीसरे फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, दैट इज कैटालिस्ट। कैटालिस्ट भी हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, उसको स्पीड अप या स्लो अप करते हैं। और ये बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट
कि हमारे 99% जो कैटालिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, यानी तेज करने का वो काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे रेट लॉ के बारे में और लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। तो टिल दैट मेक द नोट्स ऑफ दिस टॉपिक और ट्राई करेंगे इन टॉपिक को अच्छे से लर्न करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। Like a Hellcat.